गुड मॉर्निंग बेटा। तो आज हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाने वाले हैं बेटा। कूलम्ब्स लॉ से हम आगे चलेंगे। तो कूलम्ब्स लॉ हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक में। कूलम्ब्स लॉ हम पढ़ चुके थे। तो बताइए मेरे प्यारे बच्चों, व्हाट डू यू मीन बाय कूलम्ब्स लॉ? तो हमने पढ़ा था कि कूलम्ब्स लॉ हमें दो पॉइंट चार्जेस के बीच में जो इंटरेक्शन होती है, दो पॉइंट चार्जेस के बीच में जो इंटरेक्शन होती है, उस इंटरेक्शन के बारे में बताता है। और he gives that the magnitude of the force is directly proportional to the product of the magnitude of the charges and inversely proportional to the square of the separation between them. Now combining these two equations we get F is directly proportional to Q1 Q2 by R square or F is equal to K Q1 Q2 by R square। इस K की वैल्यू आप लोगों ने पढ़ी थी बेटा 1/4 pi epsilon naught which is equal to 9 into 10⁹ Newton meter square per coulomb square, where epsilon naught is the electrical permittivity of free space। epsilon naught is the electrical permittivity of free space। अब जो epsilon naught की वैल्यू है बेटा, this is equal to 8.854 into 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। परमिटिविटी क्या है? परमिटिविटी एक प्रॉपर्टी है बेटा मीडियम की, कि वो अपने अंदर से कितना चार्ज को अलाउ करता है, कितना चार्ज को अलाउ करता है। ओके, नाउ अब देखिए जो एयर है, फ्री स्पेस है, इसकी परमिटिविटी इतनी होती है, ठीक है। और आपके पास अगर कोई दूसरा मीडियम है तो उसकी परमिटिविटी चेंज हो जाएगी। तो हमने ये बात डिस्कस की थी कि अगर मैं चार्जेस के बीच के मीडियम को चेंज कर दूं, इफ वी चेंज द मीडियम बिटवीन टू चार्जेस then the electrostatic force also changes and when we compare it with the gravitational force, तो हमने पढ़ा था कि gravitational force does not depend upon the medium between two masses। तो देखिए अब क्या होगा, let us assume कि आपने जो मीडियम है वो चेंज कर दिया चार्जेस के बीच में, सेम चार्जेस सेम सेपरेशन but the medium between the charges is changed। now तो Fm वो क्या आएगा 1/4 pi epsilon। epsilon क्या है बेटा? इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम Q1 Q2 by R square। Q1 Q2 by R square। तो force in vacuum is 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R square। Force in vacuum is 1/4 pi epsilon Q1 Q2 by R square। and force when two charges when there is medium, so medium between two charges it will become 1/4 pi epsilon Q1 Q2 by R square। when we divide these तो आपके पास देखिए क्या बनेगा Fm sorry F naught divided by Fm। अगर इस रेशियो को लेते देखिए क्या बनेगा F naught Q1 Q2 divided by 4 pi epsilon naught R square multiply Q1 Q2 4 pi epsilon R square। तो Q1 Q2 से Q1 Q2 कैंसिल, 4 pi से 4 pi कैंसिल, R square से R square कैंसिल। तो F naught by Fm is equal to epsilon by epsilon naught। बेटा इस रेशियो को एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट की जो रेशियो है, इस रेशियो को हम बोलते हैं
relative electrical permittivity, relative electrical permittivity और इसी रेशियो को हम बोलते हैं डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो एप्सिलॉन आर क्या है? एप्सिलॉन आर इज द रिलेटिव इलेक्ट्रिकल permittivity of the medium, the relative electrical permittivity of the medium, this is epsilon r। और इसमें हमने k को क्या बोला है? डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब सिंपल सा एक क्वेश्चन कई बार जैसे मान लीजिए से पूछा जाए, मेरे से क्या पूछता है वो, मेरे से पूछता है कि भाई मेरे पास दो चार्जेस थे Q1 Q2, उनके बीच का मीडियम था फ्री स्पेस और वैक्यूम, फ्री स्पेस और वैक्यूम। अगर मैं अब इन दोनों के बीच के मीडियम को चेंज कर दूं और उसके अंदर एक मीडियम इंट्रोड्यूस करूं जिसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 हो, जिसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 हो, तो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द फोर्स exerted by the charges on each other। तो क्वेश्चन पूछा गया कि what will be the effect on the force exerted by the charges on each other। तो क्या होगा फोर्स? देखिए बेटा, ध्यान से समझिएगा, कंपैरिजन करते हैं, देखिए, अरे when there is free space or vacuum between the charges, then ये आपके पास था, then force is given by this formula, and if there is medium, then force will be given by 4 pi epsilon r square। ये आपने पहले भी लिखा हुआ है। देखिए, लेकिन अब ये जो एप्सिलॉन है, मेरे को कंपैरिजन करना है। I will compare the force with this force, that is the force between two charges when there is free space or vacuum between two charges। तो देखिए, from this equation epsilon by epsilon naught is equal to dielectric constant, because dielectric constant is given to me, epsilon is equal to k epsilon naught, putting the value q1 q2 by 4 pi k epsilon naught r square, for q1 q2 by 4 pi k epsilon naught r square। तो ध्यान से देखा जाए तो क्या ये 1 by k q1 q2 by 4 pi epsilon naught r square नहीं होगा? 1 by k q1 q2 by 4 pi epsilon r square नहीं हो गया? तो बेटा ये q1 q2 by 4 pi epsilon r square किसके इक्वल था? फोर्स between two charges and placed in vacuum। तो Fm is equal to F naught by k, or you can say that the force become 1 by k times, तो सिंपल सा मैंने रिजल्ट बनाया और इस रिजल्ट को हम सीधा याद रखेंगे। अब हम इसको बार-बार डिराइव नहीं करेंगे कि हर बार क्वेश्चन डिराइव करेंगे, आप अब इसे सीधा याद रखेंगे कि अगर मैं शुरुआत में बस चार्जेस के बीच फ्री स्पेस है और मीडियम को चेंज कर देते हैं जिसका कुछ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, k, और k की कुछ वैल्यू दे रखी होगी आपको, तो फोर्स जो नया फोर्स होगा वो और पहले वाले इनिशियल फोर्स के 1 by k टाइम्स हो जाएगा। तो ये आपके पास रिजल्ट है बेटा, इसे आप याद रखेंगे इस रिजल्ट को। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि वो जो प्रॉपर्टी थी कौन सी, परमिटिविटी वाली, वो मीडियम डिपेंडेंट है, और अगर मीडियम डिपेंडेंट मीडियम चेंज कर रहे हैं तो परमिटिविटी चेंज हो रही है। और किस तरीके से चेंज हो रही है? परमिटिविटी बिकम्स k टाइम्स, तो आपके पास फोर्स क्या हो जाएगा? 1 by k टाइम्स, क्या हो जाएगा? 1 by k टाइम्स। तो ये था बेटा आपका कूलम्ब्स लॉ। नाउ वी हैव टू एक्सप्रेस द कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। क्यों हुआ ऐसा? बिकॉज कूलम्ब्स जो लॉ था उसने मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स के बारे में बात की थी। किसके बारे में बात की थी? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स के बारे में बात की थी। बट एज वी नो दैट force is a vector quantity,
फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी बेटा। अगर फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, अगर फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो उसकी डायरेक्शन भी होनी चाहिए, उसके वो डायरेक्शन होगी तो उसके वेक्टर की फॉर्म में भी हमें एक्सप्रेस करना पड़ेगा। तो आइए एक्सप्रेस करते हैं कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में। आइए समझते हैं कि कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करेंगे। इसमें बहुत कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा बेटा, ज्यादा मुश्किल नहीं है, बाकी तो सारा कूलम्ब्स लॉ जैसा ही है, बस वेक्टर फॉर्म एक्सप्रेस करना है। तो बहुत कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, वो हम देखते हैं किस तरीके से इसको एक्सप्रेस करते हैं कूलम्ब्स लॉ को इन वेक्टर फॉर्म। तो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। Our next topic is Coulomb's law in vector form। आइए बच्चों देखते हैं किस तरीके से हम Coulomb's law in vector form को एक्सप्रेस करते हैं। तो देखिए, we have 2 point charges separated by some distance r। We have 2 point charges separated by some distance r। Now there will be 2 conditions। दो कंडीशंस अब आपकी हो सकती हैं। एक कंडीशन क्या होगी कि ये दोनों लाइक चार्जेस हों, लाइक चार्जेस हैं तो दे विल रिपेल ईच अदर। और दूसरी कंडीशन क्या होगी कि ये दोनों अनलाइक चार्जेस हैं एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट्स ईच अदर। तो आइए देखते हैं। तो मैं फर्स्ट कंडीशन ले लेता हूं कि मैंने माना ये दोनों कैसे हैं, लाइक चार्जेस हैं, और लाइक चार्जेस हैं तो दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो 0 से बड़ा होगा। कैसे भाई, देखो ध्यान से, लाइक चार्जेस हैं, आइदर बोथ आर पॉजिटिव और बोथ आर नेगेटिव। दोनों पॉजिटिव, तो पॉजिटिव मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव इज आल्सो पॉजिटिव। तो देयरफॉर द प्रोडक्ट ऑफ दीस टू चार्जेस इज ग्रेटर देन 0। तो मैंने कंडीशन यहां पर डायरेक्टली नहीं कही कि लाइक चार्जेस है, लेकिन कंडीशन वही लिखी है कि Q1 Q2 इज ग्रेटर देन 0। तो देखिए बेटा, अब ध्यान से समझिएगा। अब ये Q1 चार्ज है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, जैसा ये है वैसा ही ये है, तो ये चार्ज इस चार्ज को रिपेल करेगा। सिमिलरली Q2 चार्ज Q1 चार्ज को रिपेल करेगा। अगर Q2 चार्ज Q1 चार्ज को रिपेल करेगा, ऐसे पुश कर रहा है, ऐसे पुश कर रहा है, तो क्या होगा, यहां पे इसके ऊपर फोर्स लगेगा। ओहो, ऐसे। चलिए, तो इसने क्या किया, इसको पुश किया, रिपेल किया, तो फोर्स लगा 1 पर, फोर्स लगा 1 पर, फोर्स लगा 1 पर, किसके कारण, 2 के कारण। तो यहां पे हम डिफाइन करेंगे अपने फोर्स को F12। F12 is the force, it is the force acting on Q1 due to Q2, force acting on Q1 due to Q2, force acting on Q1 due to Q2। Similarly Q1 भी तो उसको रिपेल करेगा, Q1 भी तो उसको रिपेल करेगा। तो इसने फोर्स किधर लगाया मेरे बच्चों, देखिए फोर्स किधर लगाया, फोर्स लगाया राइट साइड में, और वो कितना लगाया, F21। कितना लगाया, F21। तो F21 क्या है, फोर्स एक्टिंग ऑन Q2 ड्यू टू Q1। अब देखिए बेटा, ये दोनों चार्जेस क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। जब रिपल्शन हो रही है, तो वैसे एक तरीके से हम मानते हैं कि फोर्स लगता है तो मूवमेंट होती है। तो अभी मूवमेंट किस डायरेक्शन में होनी चाहिए, वो तो बाउंड है, तो मूवमेंट किस डायरेक्शन में होनी चाहिए, आइए देखते हैं। तो देखिए, मैंने डिफाइन किया पोजीशन को डिफाइन किया, R12 पोजीशन मैंने बताई। देखो बेटा, यहां पे ना जो आप डिफाइन करोगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उसको कैसे डिफाइन करते हैं, जैसा आप डिफाइन करते हैं आपको अपना सॉल्यूशन उसी वे में चलना है, ठीक है ना। अगर कोई कहता है F12 इज द फोर्स ड्यू टू 1 और 2, तो आप फिर उसी के बेसिस पे अपनी डायरेक्शन वगैरह देखेंगे। तो ये ध्यान देना कि जो हम यहाँ डिफाइन करेंगे आपका सॉल्यूशन उसी के साथ जुड़ना चाहिए। ऐसा ना हो कि मैं यहाँ कुछ डिफाइन करूंगा, एक बार क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैंने कहा है R12 वेक्टर इस तरीके से होगा, R2 वेक्टर इस तरीके से होगा, और बुक में कुछ और तरीके से दे रखा हो, उसकी डेफिनेशन कुछ और है, तो हमारे दोनों की जो डेरिवेशन है उसमें कहीं ना कहीं मिसमैचिंग हो जाएगी। तो आप देखिए, ध्यान से समझिएगा कि ये आपके ऊपर है कि किस तरीके से आपने डिफाइन किया है। तो R12 क्या है, R12 is
पोजीशन मैंने डिफाइन किया, पोजीशन ऑफ Q1 विद रिस्पेक्ट टू Q2। मैंने क्या बोला, R12 इज पोजीशन ऑफ Q1 विद रिस्पेक्ट टू Q2। बेटा Q2 किधर, इधर, Q1 किधर, इधर, तो Q2 के रिस्पेक्ट में Q1 की पोजीशन किधर है, इस डायरेक्शन में, तो मैंने इसको क्या बोल दिया, R12। कई बार बोल देते हैं कि R12 वेक्टर इज फ्रॉम Q1 टू Q2, वो देखो मैं फिर वही कह रहा हूं बेटा, डेफिनेशन की बात है कि उन्होंने कैसा उसको डिफाइन किया है, इस बात पे आप देखेंगे, ध्यान देंगे और उसी डायरेक्शन के बेसिस पे अपने आगे की डेरिवेशन को देखेंगे। ठीक है, समझिएगा इस बात को। तो R12 वेक्टर इज पोजीशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। तो बेटा 1 की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू 2, Q2 इधर है, उसके रिस्पेक्ट में 1 किधर है, लेफ्ट डायरेक्शन में है, तो आपने R12 वेक्टर की डायरेक्शन बता दी कि वे टुवर्ड्स लेफ्ट। Now position of Q2 with respect to Q1। तो बेटा देखिए अब Q2 की पोजीशन Q1 के रिस्पेक्ट में किधर है, इट इज टुवर्ड्स राइट, R21 वेक्टर हो गए। अगर ध्यान से मैं समझूं, ध्यान से मैं देखूं, तो देखिए बेशक से पोजीशन इसकी इधर है, इसकी इधर है, लेकिन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसका मैग्नीट्यूड मैं लूं तो मैग्नीट्यूड तो सेम ही है ना। अगर मैं यहां से यहां जा रहा हूं, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करूंगा, यहां से यहां जा रहा हूं, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करूंगा, तो दोनों के जो डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, दैट इज इक्वल, ओनली द डिफरेंस इज इन द डायरेक्शन, ओनली द डिफरेंस इज इन द डायरेक्शन। तो R12 वेक्टर का मैग्नीट्यूड और R21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड बेटा ये तो इक्वल होगा किसके, इस R के, इस R के सेपरेशन के। तो अब आपने उनको डिफाइन कर दिया है। अगर यूनिट वेक्टर की बात करेंगे तो क्योंकि दोनों की डायरेक्शन में डिफरेंस है, तो यूनिट वेक्टर की जो आपके पास साइन होंगे दे आर इक्वल एंड अपोजिट। Now let us express the Coulomb's unit vector form। हमने सारी डिफाइन कर दी, जो चीज मेरे को चाहिए थी मैंने सभी को इसके अंदर डिफाइन कर दिया। तो आइए अब उसे एक्सप्रेस करते हैं, देखिए कैसे करेंगे। चलिए फटाफट करें, अब थोड़ा सा स्पीड पकड़ते हैं। F12 वेक्टर के Q1 Q2 बाय, अब ध्यान से देखिएगा, F12 वेक्टर क्या, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 कहां गया, ये रहा। F12 वेक्टर की जो डायरेक्शन है, Q1 के ऊपर फोर्स को किधर लगाया, लेफ्ट डायरेक्शन, किधर लगाया, लेफ्ट डायरेक्शन, इधर लगाया। अब इस डायरेक्शन में पोजीशन वेक्टर कौन सा है, रीजन देखो क्या है, रीजन ये है कि अब अगर मैं इसमें फोर्स लगा रहा हूं तो ये चार्ज जाएगा कहां, ऐसे भागेगा, इधर भागेगा। अब इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है कौन सा, R12 वेक्टर डिस्प्लेसमेंट, कौन सा बेटा, R12 डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। तो क्या लिखेंगे, R12। बस इतनी सी बात है। अगर ये अपोजिट होते, ये रिपेल करते, तो सॉरी अट्रैक्ट करते, तो फिर ये किधर जाता, फिर पोजीशन वेक्टर कौन सा लेते, R21 लेते, क्योंकि उस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डायरेक्शन उधर थी, तो किसकी थी, R21 वेक्टर की उस डायरेक्शन की था डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो देखिए यहां पे रिपेल कर रहे थे, तो F12 की फोर्स की डायरेक्शन किधर है, इधर। अगर बाय चांस हम कहते हैं लाइक चार्जेस हैं, सॉरी अनलाइक चार्जेस हैं, तो अनलाइक चार्जेस को क्या करता है, ये वाला चार्ज इसको अट्रैक्ट करता, तो F12 की डायरेक्शन किधर होती, राइट डायरेक्शन होती। तो राइट डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कौन है, R21, फिर नीचे क्या लिखते, R21 लिखते। इस बात का ध्यान रखना, इसीलिए मैंने इनको डिफाइन किया है। यही एक रीजन है, जब आप अपनी बुक्स में देखेंगे तो कई बार तो हमें ऐसा लगता है बच्चे ना याद करने की कोशिश करते हैं, बेटा याद कम करो समझो ज्यादा। वो याद कैसे करते हैं, F12 R12, F21 R21, ऐसे उसे रट्टे मार लेते हैं। रट्टे नहीं मारने बेटा, आपको कोई भी चीज क्रैम नहीं करनी है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि वो आई क्यों, उसके पीछे रीजन क्या है। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। F12 वेक्टर k Q1 Q2 by R12 स्क्वायर। अब एज इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो ये तो मेरे पास कूलम्ब्स लॉ से तो मैग्नीट्यूड आया है, इसको भी वेक्टर बनाना है, तो मैंने क्या किया, यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया। तो बेटा F12 वेक्टर इज इक्वल टू, अब थोड़ा सा फास्ट R12 कैप R12 वेक्टर डिवाइडेड बाय its मैग्नीट्यूड, R12 वेक्टर डिवाइडेड बाय its मैग्नीट्यूड।
तो बेटा F12 वेक्टर क्या बना, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R12 क्यूब इनटू R12 वेक्टर ये आ गया। Similarly, if we want to find out the F21, तो K Q1 Q2 by, अब F21 देखिए बेटा, F21 देखिए, Q1 ने Q2 पे फोर्स किधर लगाया, राइट साइड में, राइट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट अट्रैक्टर कौन, R21, तो इसमें आप क्या लिखेंगे, R21 स्क्वायर R21 कैप F21 K Q1 Q2 by R21 स्क्वायर इनटू R21 वेक्टर बाय R21 कैप, तो बेटा F21 K Q1 Q2 बाय R21 क्यूब इनटू R21 वेक्टर, K Q1 Q2 बाय R21 क्यूब इनटू R21 वेक्टर। अब देखिए बेटा ध्यान से दोनों को कंपेयर करते हैं, जो R21 क्यूब है, R21 है और R1 के दोनों मैग्नीट्यूड है, क्या ये दोनों इक्वल होंगे, बट एज R21 इज अपोजिट टू दैट ऑफ द R12, तो ये एक दूसरे के नेगेटिव होंगे। जब इसकी वैल्यू पुट करोगे तो बेटा बहुत सिंपली आपके पास आएगा F21 इज इक्वल टू माइनस F12 वेक्टर, F21 इज इक्वल टू माइनस F12 वेक्टर, ये आपके पास बिल्कुल सिंपल सा रिजल्ट आएगा, F21 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस F12 वेक्टर। तो यहां से आपने देखा, ध्यान से समझिएगा, व्हिच इज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन बच्चों, व्हिच इज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, तो आपने कूलम्स लॉ को यूज करते हुए आपने न्यूटन का थर्ड लॉ भी प्रूव कर दिया। तो एग्जामिनेशन में कई बार क्वेश्चन, सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन के क्वेश्चन ऐसे पूछ देते हैं कि x, या ऐसे पूछेंगे एक्सप्रेस द कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, या ऐसा भी पूछ सकते हैं यूजिंग कूलम्स लॉ prove Newton's third law of motion and Newton's law of motion, या how you can prove Newton's law of motion using Coulomb's law, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या रहेगी। तो इस तरीके से आपने इसमें दो चीजें की, Coulomb's law को वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस किया, अगर वेक्टर फॉर्म में आता तो कहां तक बताएंगे, तो यहां तक आप बताइए, Coulomb's law वेक्टर फॉर्म आपके पास आ जाएगा। और फिर अगर आपसे पूछता है कि न्यूटन्स थर्ड लॉ प्रूव कीजिए, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को प्रूव कीजिए, फिर आपको ये बिल्कुल वैल्यू वगैरह पुट करके इसको इस तरह तक प्रूव करना पड़ेगा, F12 vector is equal to minus F21 vector. So this is the Coulomb's law in vector form बेटा। Is this clear? Is this clear to you? अब हम आगे जो अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा बेटा, नेक्स्ट लेक्चर होगा, वो होगा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, एंड देन वी विल डू न्यूमेरिकल्स ऑन द Coulomb's law। कुछ न्यूमेरिकल्स मैं आपको कराऊंगा, अप्रोक्सीमेट 9 to 10 न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, जिसमें आपके लगभग सारे न्यूमेरिकल्स जो जनरली बोर्ड एग्जामिनेशन में आते हैं, जनरली जो बोर्ड एग्जामिनेशन में आते हैं उस टाइम के सारे न्यूमेरिकल्स 10 से 11 न्यूमेरिकल में आपके पूरे करा दूंगा। लेक्चर 2 लगेंगे बेटा, रीजन थोड़ा सा कि हम जो वीडियोस वो शॉर्ट वीडियोस बना रहे हैं, 20-25 मिनट्स की मैक्सिमम बनाते हैं, अगर 1 आवर का लेक्चर होगा तो उसमें थोड़ा सा हम ज्यादा उस चीज को कवर कर पाते हैं। ओके, तो ये आप इस तरीके से करें। और बाकी बेटा किसी को ऑनलाइन क्लासेस चाहिए, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर आपको ऑनलाइन लाइव क्लासेस चाहिए तो इस नंबर पे कांटेक्ट करें 8950468144। +2 का बैच स्टार्ट हो चुका है, लाइव क्लासेस में हमने बैच स्टार्ट कर चुके हैं बेटा। तो अगर आपको लाइव क्लासेस चाहिए तो उसमें हम आइए, क्योंकि उसमें जो टाइमिंग होती है वो 1 आवर की होती है, 1 आवर से कुछ ज्यादा करते हैं उसमें हम एक दिन में न्यूमेरिकल्स भी ज्यादा करते हैं। तो थोड़ा सा अगर आपको क्लासेस चाहिए बेटा, मैं तो चाहूंगा कि आप ऑनलाइन लाइव क्लासेस में आए। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।